नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हम विचार कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। दूसरे शब्द में कहें तो मिथ्या दृष्टि का समस्त ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और सम्यक दृष्टि का समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का बंटवारा जब सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से किया तब शिष्य ने यह प्रश्न किया कि यह ज्ञान का विभाग है तो आप इसका बंटवारा ज्ञानावरण कर्म के उदय या क्षयोपशम से क्यों नहीं करते। तब टोडरमल जी साहब ने उसका स्पष्टीकरण किया कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान का अभाव है, मतलब उस ज्ञान की पर्याय में जानने की शक्ति है ही नहीं। उसका निमित्त कारण तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है और उस ज्ञान की पर्याय में जो जानने की वर्तमान शक्ति प्रकट है उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। अब रही बात मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, तो क्षयोपशम ज्ञान वाला वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। मतलब क्षयोपशम ज्ञान में ही मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान होते हैं। तो फिर हम क्षयोपशम को किस प्रकार मिथ्या ज्ञान का कारण कह सकते हैं, यह बात स्पष्ट करी। इतनी बात तो आपको सबके समझ में आ गई थी ना। आप वो पंक्ति बोल देंगे, ज्ञानावरण कर्म के उदय का निमित्त कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ज्ञान के अभाव रूप। कहाँ ज्ञान का अभाव होता है, प्रगट पर्याय में जितने जानने की शक्ति नहीं है उसमें तो ज्ञानावरण कर्म का निमित्त है उदय, और प्रगट पर्याय में जितनी जानने की शक्ति अभी विद्यमान है उसमें निमित्त है ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। इसीलिए न तो हम क्षयोपशम को न तो हम ज्ञानावरण के उदय को मिथ्या ज्ञान का कारण कह सकते हैं। यह बात टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट करी। तब शिष्य ने प्रश्न पूछा, फिर यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान का कारण क्या है ना। शिष्य का क्या प्रश्न था, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान का कारण क्या है। देखो एक बार अपन प्रश्न पढ़ते हैं फिर अपन उस पर विचार करेंगे। निकालिए पेज नंबर 92 मेरे जो ग्रंथ में।
मिल गया पेज 92, और आपके जो ग्रंथ में जो क्रम हो वो निकाल लीजिए। यहां फिर पूछते हैं, मिल गई पंक्ति? यहां फिर पूछते हैं, मुकेश जी वैसा मिल गई ना पंक्ति? क्या पूछते हैं? रस्सी और सर्पादिक के अयथार्थ और यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? किसके द्वारा मिथ्या दृष्टि ने रस्सी को रस्सी जान लिया? किस ज्ञान के कारण सम्यक दृष्टि ने रस्सी को सर्प जाना? उसका कारण तो बताओ। बात पकड़ में आया आपको? क्या प्रश्न है शिष्य का कि रस्सी और सर्प के यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? प्रश्न समझ में आ गया ना आपको, है ना? अभी यहां सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि रस्सी को रस्सी जाना और सर्प को सर्प जाना, तो वो जो ज्ञान प्रकट है किसके ज्ञान प्रकट है? मिथ्या दृष्टि के। तो उसका कारण क्या है? आई बात समझ में? देखो पढ़ता हूं प्रश्न। रस्सी और सर्पादिक के यथार्थ और अयथार्थ, सही जानना और सही नहीं जानना, उसका कारण कौन है? और जो उसका कारण है, शिष्य देखो कितना होशियार है मुकेश भाई साहब, जो उसका कारण है, किसका कारण? अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में जो सही और गलत जानता है, उसी कारण को आप मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का कारण कह दो। शिष्य का प्रश्न समझ में आया आपको? पढ़ता हूं, देखो मैं प्रश्न पढ़ता हूं। रस्सी और सर्पादिक के अयथार्थ और यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? ये तो प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आगे वो बोलता है उसी को, उसी को मतलब जिसको आप अभी ऊपर कारण कहोगे, उसी को जीवादि तत्वों के यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान का कारण कहो। प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न है ऋतु भाभी जी? कल की बात क्या है ये बताओ आप, और फिर आज की बात हमें बात। कल क्या बात हुई थी अपने? ज्ञानावरण कर्म का उदय कहाँ गिरता है और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कहाँ गिरता है? मतलब निमित्त कारण कैसे घटाओगे आप? बोलो भाई, थोड़ी थोड़ी मेहनत तो घर करो आप। कहाँ घटाओगे बोलो? ज्ञानावरण कर्म का निमित्त कहाँ घटेगा? वर्तमान हमारी ज्ञान की पर्याय में जो जानने की शक्ति है ही नहीं, उसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त है। सरल? कहाँ घटेगा जैसा? वर्तमान पर्याय में, है ना? जो जानने की शक्ति है ही नहीं, वो क्या है? ज्ञानावरण कर्म का वहां उदय निमित्त है। ओके, ये अपन निमित्त की तरफ से कथन कर रहे हैं, और वस्तु के परिणमन करते की अगर तरफ से करें और निमित्त को अभी ऐसा करते हैं गुण, तो उस समय की ज्ञान की उस प्रकार की पर्याय की योग्यता जिसमें जानने की शक्ति नहीं होना, यदि उसमें कोई निमित्त कारण है तो है ज्ञानावरण। इतनी जरूर सावधानी रखनी है अपने को कि उस ज्ञानावरण कर्म के उदय ने ज्ञान की पर्याय में जानने की शक्ति को क्या है? प्रकट नहीं होने दिया, ऐसा नहीं। वस्तु स्वतंत्रता भी बराबर आपको ख्याल में रहनी चाहिए, और निमित्त नैमित्तिक संबंध वो भी आपको बराबर ख्याल में रहना चाहिए। ठीक है? और जितनी वर्तमान में जानने की शक्ति हमारी प्रकट है, वो क्या, उसमें निमित्त कारण कौन है? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ठीक है? अब शिष्य का प्रश्न है कि सर्प को सर्प जाना और रस्सी को रस्सी जाना, उसमें कौन सा कर्म निमित्त है? और जिसको आप इसमें निमित्त कह रहे हो,
उसी को जीवादि तत्वों के यथार्थ जानने में निमित्त कह दो। बात तो ऐसी लगती है, बात तो सही कर रहा है शिष्य, नहीं है, आपको नहीं लगते ऐसे भाई? अभी अब मैं उसको भाषा देता हूं। अप्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को यथार्थ जानना और अयथार्थ जानने में जो कारण है, उसी को जीवादि तत्व के यथार्थ और अयथार्थ जानने का कारण कह दो। बात नहीं सही लगती माता जी? बोलो हाँ जी, नहीं लगती सही? ऋतु भाभी सही नहीं है तो गलत क्या है? कितना जबरदस्त गहरा चिंतन था और कितनी बारीकी से बात को पकड़ी है टोडर मल्ली साहब ने, और कितना अच्छा उसका स्पष्टीकरण है? प्रश्न समझ में आ गया है? देखो, प्रश्न जब तक समझ में नहीं आएगा उत्तर समझ में नहीं आएगा। मुकेश भाई साहब, प्रश्न क्या है? आप में से पुरुष वर्ग में कौन बोलेगा प्रश्न? माता जी बोलोगे प्रश्न आप? हाँ, नहीं, ये तो पहले हो चुका भाई साहब। वो जब प्रयोजनभूत जीवादि तत्व का जब बंटवारा, अभी यहां जो बंटवारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रस्सी को रस्सी जानने वाला ज्ञान और सर्प को सर्प जानने वाले ज्ञान, उसका निमित्त कारण कौन? क्या रस्सी को रस्सी जानने वाला ज्ञान, सर्प को सर्प जानने वाला ज्ञान, उसका निमित्त कारण कौन? और यदि वो ही कारण को आप जीवादि तत्व का कहो तो क्या दिक्कत है? बात पकड़ में आई आपको भैया? बात पकड़ में आ गई ना आपको, है ना? भले आप बोल नहीं पाओ, घबराना नहीं, भाव भाषण होना चाहिए आप, है ना? क्या मुख्य है? भाव भाषण होना मुख्य है। अगर वो आपको बात बराबर पर पकड़ में आ रही है तो आपको एकदम स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब अपन उसका उत्तर समाधान पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ये समझता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, नहीं तो क्या है कि प्रश्न पे ही हम अटक जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मेहनत आप घर पे भी करना, सरल ग्रंथ है, हिंदी भाषा में है, बात पकड़ में आती है। थोड़ा सा आप बाहर से निवृत्ति लेकर उपयोग को एकाग्र करके कापी किताब लेकर बैठना, लिखना, समझना और अपनी तरफ से तर्क लॉजिक। देखो, लोक के कार्यक्रम में अपन बहुत दिमाग लगाते हैं। बोलो, एक सब्जी लेने जाते हो तो आप कितना दिमाग लगाते हो? हैं? नहीं दिमाग लगाते, 4 जगह रेट पूछते हो, 2 सब्जी सुबह शाम की घर में रखी हुई है, अपने को क्या है, कितना उसमें आप एनालिसिस करते हो, है ना? जैसा कितनी कीमत है उसकी, है 50-100 रुपए की कीमत है? अगर मान लो उसमें कोई ठगाई भी हो गई या मान लो, तो उससे कितना नुकसान होने वाला है मुकेश भाई साहब? है? और जहां 7 तत्व के संबंध में यथार्थ विचार करना हो, वहां विचार नहीं करता है, जिससे में हमारे अनंत भाव का संबंध है। अनंत भाव का अगर संसार परिभ्रमण है तो उसको मेटना है तो ये काम आएगा, और रखड़ना है तो उधर का, पर विचार नहीं करता है। क्या कीमत है उसमें और इसमें? एक एक चीज के संबंध में देखना, लौकिक कार्यक्रम में हम कितना बारीकी से एनालिसिस करते हैं। उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा देना चाहिए, उसने इतना ही दिया, उसने इतना ही लिया, ऐसा यहां लगा देंगे, ऐसा यहां कर देंगे। 24 घंटे अपना उपयोग वहां का वहां लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी उम्र 60 साल की हो गई तो हमारा वहां उपयोग नहीं लगता है। हाँ, लगता है कि नहीं लगता है मुकेश भाई साहब? उपयोग है जगत के कार्य में लगता ही है। अब वहां से टूटकर इधर लगे और गहराई से लगे तो पकड़ में आ जाएगी बात आपको। चले आगे, अब अपन समाधान पढ़ेंगे। किसका समाधान है? प्रश्न शिष्य का है
क्या है कि रस्सी और सर्प के यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान का कारण कौन है, पहले तो हमको ये बता दो आप। दूसरा, उसी कारण को आप जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ और अयथार्थ का कारण कह दो। एक तरफ प्रश्न भी पूछ लिया और दूसरी तरफ उसने आपको समाधान, उत्तर। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। कितनी सरल पंक्ति है मुकेश भाई साहब। जानने में जितना भी अयथार्थपना होता है, सही जानना नहीं होता है, वो सब ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण होता है। देखो अब इस पंक्ति में अपन ऐसा चित्र बना, मैं जो टोडरमल साहब ने कहा ना उसके आधार से चलता हूं। एक चलते हैं अपन प्रयोजनभूत जीवादि तत्व। प्रयोजनभूत जीवादि, इसका यथार्थ और अयथार्थ जानना एक नंबर। दूसरा नंबर अप्रयोजनभूत जीवादि तत्व, उसका अयथार्थ और यथार्थ जानना। ठीक है, 2 बातें हो गई। एक तो जीवादि 7 तत्व के संबंध में यथार्थ और अयथार्थ जानना, और एक अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में अयथार्थ और यथार्थ जानना। अभी यहां क्या कह रहे हैं पहली पंक्ति में टोडरमल साहब, कि जितना भी जानने में अयथार्थपना होता है, जानने में अयथार्थपना कहां का हुआ, एक तो इसमें और एक इसमें, ये दोनों जो जानने में अयथार्थपना हुआ उसके अंदर निमित्त कारण, उस पर निमित्त कारण क्यों है, ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त है। बात समझ में आ गई आपको? क्या समझ में आई बात? देखो पंक्ति पढ़ता हूं। जानने में जितना अयथार्थपना होता है, जानने में, अब जानने में तो ये भी जानने में आता है और ये भी जानने में आता है। अब इसमें भी अयथार्थपना है और इसमें भी अयथार्थपना है, तो जानने में अयथार्थपना जितना भी होता है उसमें क्या निमित्त है कि ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त है। ओके, और जो यथार्थपना जानने में होता है, किसमें भैया, जानने में जो यथार्थपना, एक तो हो गया यहां और एक का हो गया यहां। जानने में जो यथार्थपना होता है उसमें उतना ज्ञानावरण का क्षयोपशम उससे होता है। सरल बात है। तो अब इस उत्तर से तो ऐसा लग रहा है कि जो शिष्य कह रहा था वो बात सही है। इस उत्तर से तो ऐसा लग रहा है ना अपने को, शिष्य ने क्या कहा कि रस्सी और सर्प के अयथार्थ और यथार्थ, उसका जो कारण है उसी को जीवादि तत्व के यथार्थ और यथार्थ का कारण कहो। नहीं रितु भाभी जी बोलो, अब क्या गड़बड़ लग रही? ऊपर और नीचे में आपको 2 पंक्ति पढ़ने पर फिर पढ़ो आप। देखो बहुत जल्दी नहीं करो आप, बहुत पढ़ो इसमें, है ना, तब आपको जो संधि है जहां से ब्रेक है वो पकड़ में आएगी। प्रश्न पढ़ो आप में से। प्रश्न क्या है? रस्सी सर्पादिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? पहले तो ये बताओ, ठीक है। दूसरा, उसी को मतलब ऊपर जो रस्सी और सर्प अप्रयोजनभूत जीवादि तत्व के संबंध में जो अप्रयोजनभूत है ना, जो पदार्थ है उसके संबंध में यथार्थ और अयथार्थ जानने का कारण क्या है, उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ और यथार्थ के ज्ञान का कारण कहो। ये शिष्य ने प्रश्न करा और साथ में एक
उनने अपनी तरफ से सॉल्यूशन दे दिया। और उत्तर में टोटल बल जैसे आप पहले की 2 पंक्ति में तो उसकी बात बराबर वही दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं कि जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है। मतलब ज्ञानावरण कर्म के उदय से अप्रयोजन भूत में भी अयथार्थपना होता है और प्रयोजन भूत में भी अयथार्थपना होता है। ओके है, ठीक है। और जानने में जो आता है ना, उतना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, उतना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। तो मतलब ऊपर जो शिष्य ने कही वो बात बिल्कुल सही हो गई। अरे हाँ जी है ना जी, हाँ पढ़ो भाई, पढ़ो आप, पढ़ो। आपको अभी तक अंतर समझ पकड़ में नहीं आ रही। ऊपर की 2 पंक्ति प्रश्न और 2 पंक्ति का उत्तर, कौन पढ़ेगा आप में से? उत्तर, हाँ होता है, ठीक है। अब क्या फर्क लग रहा है आपको? है कोई फर्क नहीं? ऊपर जो बात कही वही है ना, नीचे की बात। अरे बोलो भाई जल्दी पढ़ो। हाँ क्या, किसमें? सर्प और रस्सी के संबंध में यथार्थ जानने में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है और अयथार्थ जानने में ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त है, ठीक है। ये तो हो गया अपना अप्रयोजन भूत पदार्थ में। अब जीवादि में यथार्थ जानने में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है और नहीं जानने में ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त है। क्या दिक्कत? शिष्य जो बोल रहा है वही बात हो गई ना। ये तो है, शिष्य की बात अलग है, पंडित जी की बात अलग है। क्या अलग है? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपको। अलग क्या है? जो अलग है उसकी तो अभी अपन चर्चा करेंगे। यहां की पंक्ति तक तो कुछ अलग लग नहीं रहा है आपको, नहीं ऋतु भाभी जी? अलग कुछ नहीं लग रहा। अभी देखो इसमें मजेदार बात क्या है। हाँ उदय निमित्त है, बिल्कुल। हाँ उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है, ठीक है। ये बात तो सरल है। अब यथार्थ और अयथार्थ में प्रयोजन और भूत और अप्रयोजन भूत जोड़ दो आप, तो जो शिष्य कह रहा है वही बात हो गई ना। हाँ ना ऐसा तो नहीं होगा बाबू जी, ऐसा नहीं है। चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गई। पेच क्या है अपने को उसकी गहराई से समझना। चक्कर क्या है देखो आप, मैं आपको पहले उदाहरण बताता हूं तब आपको बात पकड़ में आएगी, है ना। तब ये एक तो है एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय जीव तक। असंगी पंचेंद्रीय जीव तक जो ज्ञान का क्षयोपशम है वैसा, उनके प्रगट ज्ञान की शक्ति इतनी नहीं है कि वह क्या जीवादि तत्व के संबंध में यथार्थ जान ले। बात पकड़ में आई आपको? किधर की तरफ से बात कर रहा हूं मैं? ज्ञान के क्षयोपशम में असंगी तक जीव एकेंद्रीय ज्ञान का क्षयोपशम तो होता है उनको, ऐसा नहीं है कि उनको क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान के बिना तो कोई जीव है ही नहीं संसार में। आई बात समझ में? लेकिन उस ज्ञान का विकास इतना नहीं हुआ है कि वह जीवादि 7 तत्व के संबंध में यथार्थ जान ले। उसकी प्रगट पर्याय में इतनी ताकत ही नहीं है कि वह जीवादि 7 तत्व के संबंध में यथार्थ जान ले। कौन? एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय। तो अब उसके
क्यों जान नहीं सकता है? तो उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इतना कम है कि वह जीवादि 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ नहीं जान सकता। विचार करने की शक्ति नहीं तो किस आधार से? ज्ञान की, प्रगट ज्ञान की पर्याय में ताकत ही नहीं है। उसको कर्म का कहो उदय से तो वही क्षयोपशम कम है, और कहो कि उदय ज्यादा है। बात समझ में आई आपको? ज्ञानावरण कर्म का उदय इतना ज्यादा है कि उसकी वर्तमान प्रगट पर्याय में जैसा आपको क्या जीवादि 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ जान ही नहीं सकता। उसमें तर्क क्या है? मुद्दा क्या है? तर्क क्या है उसमें मुद्दा? कि उसके ज्ञान का क्षयोपशम ही नहीं है उस जाति का। किस जाति का भैया? कि वह जीवादि 7 तत्व के संबंध में यथार्थ जान सके। ओके मुकेश भाई साहब, अब पेच फंसता है संगी पंचेंद्रिय। यहां तक एक बार मैं मिटाता। पेच क्या फंसता है? संगी पंचेंद्रिय में, कि संगी पंचेंद्रिय जीव में जानने की शक्ति तो है पर्याय की, लेकिन जितने भी संगी पंचेंद्रिय है सभी जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ जानना करते हैं, ऐसा नहीं। बात पकड़ में आ गई? क्या अंतर पकड़ में आया आपको? अभी रितु बाबू जी खुलासा नहीं हुआ, अभी प्रश्न बहुत अंदर, इसके अंदर बहुत। अभी तो पहले आप जो मैं आपको सरल करके बता रहा हूं, क्योंकि भाषा इधर से कठिन है। आपको उदाहरण से बात पकड़ में आएगी। क्या बात हुई मुकेश भाई साहब? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव तक, उन जीवों के प्रगट ज्ञान में इतनी ताकत ही नहीं है कि वह जीवादि 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ जान ले। बात पकड़ में आ गई आपको? किस अरे बाबूजी विचार करने की शक्ति नहीं है तो वो शक्ति नहीं है, इसका वो किधर की तरफ से बात है? ज्ञान में ताकत नहीं है ना विचार करने की। विचार कौन करता है? तो वो ज्ञान की पर्याय में ताकत नहीं है, तो वो उतना ज्ञान कमजोर है ना उनका। तो वो कमजोर है तो उसमें कमजोर ज्ञान है तो उसमें क्या कहो कि उनका क्षयोपशम कम है। यदि कर्म की तरफ से बात करेंगे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम है, और यदि उदय की तरफ से बात करेंगे तो ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है। दो बात समझ में आई? उदय ने क्या करा है? ज्ञान को ढका है, और क्षयोपशम ने थोड़े किंचित जानने की शक्ति हुई है। तो उधर से कहो आप भाषा में तो क्या कहोगे कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम उसका कम है, ताकत नहीं है वो विचार करने की, और इधर उदय तीव्र है ज्ञानावरण कर्म का। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कहने का तरीका समझ गए ना आप? कथन करने की पद्धति, उधर से कथन करे, क्षयोपशम की तरफ से कथन करे, उदय की तरफ से करे, और इधर से पर्यायगत योग्यता की तरफ से करे। कहना क्या चाह रहे हैं? वो विचार करने की शक्ति नहीं है, इसका मतलब उसके ज्ञान में ताकत नहीं है। अब जब ज्ञान में ताकत नहीं है तो उसका निमित्त कारण बताओ, तो बोले तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय है। अच्छा कितनी ताकत है? जितना उसमें क्षयोपशम है। बोलते कि नहीं, निगोरिया जीव के अक्षर के अनंतवें भाग इतना ज्ञान है। क्या कहना चाहते हो उसमें? कि उसके ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है या बहुत सूक्ष्म, बहुत अल्प क्षयोपशम है ना? कि यही है ना बात। तो बात पकड़ में आई आपको? है कर्म तो जड़ है, ये निमित्त कारण घटा रहा हूं बाबूजी में है। अरे जीव का कुछ नहीं कर सकता है तो संगी पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन ले सकता है क्या? असंगी पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन ले सकता है क्या? है? अच्छा उसका प्रमाद चला जाएगा तो ले सकता है क्या सम्यक दर्शन असंगी पंचेंद्रिय जीव? एक आधा उदाहरण है? अरे उपचार नहीं, वास्तव की बात कर रहा हूं। उपचार कुछ नहीं है, उपचार नहीं है, ताकत ही नहीं है उसकी पर्याय में, उसकी पर्याय की योग्यता ही नहीं है। आपकी पर्याय में अभी आप 200 किलो वजन उठाने की आप में ताकत ही नहीं है।
अब उसमें क्या कर्म करें ना, क्या भाई आपकी ताकत ही नहीं है वर्तमान शरीर की 200 किलो वजन उठाने की, अब क्या करो आप, कैसे उठाओगे आप? अरे कोई बात समझ में आई? पर्याय ताकत ही नहीं है, मतलब उसके ज्ञान की इतनी ताकत ही नहीं है कि मुकेश जी भाई साहब वो विचार कर सकता है? ये अज्ञानी है उसको, अगर ऐसा कहें तो बिल्कुल अज्ञानी है। अब देखना, मुद्दे वाली बात दूसरी है कि जिसके ज्ञान की पर्याय में विचार करने की ताकत है, क्या वो सभी सही जानते हैं जीवादि तत्व के संबंध में? ये बात करो, क्योंकि यहां तो आप ज्ञानावरण कर्म को मुख्य कर सकते हो इस केस में। किस केस के अंदर? एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय जीव तक उनके जानने की शक्ति नहीं, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म वहां उसका क्षयोपशम कम है। लेकिन संगी पंचेंद्रीय जीव, मुकेश भाई साहब, कहां पाए जाते हैं संगी पंचेंद्रीय जीव? चारों गतियों में। नरक में सब नियम से संगी पंचेंद्रीय है, स्वर्ग में सब नियम से संगी पंचेंद्रीय है, मनुष्य जितने भी हैं वो सब जो पर्याप्तक है वो सब संगी पंचेंद्रीय है। कितनी गतियां चली गई संगी पंचेंद्रीय की? कितनी हो गई गतियां? 4 में से 3 तो पूरा एक क्षेत्र अधिकार। नियम से नारकी संगी पंचेंद्रीय होता है, मतलब नरक के अंदर जितने भी नारकी हैं उनकी प्रगट ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत तो है, यदि वह विचार करना चाहे तो विचार कर सकता है। आई बात समझ? मनुष्य में भी ऐसा है, स्वर्ग में भी जो देव है सबके ऐसा है, और तिर्यंच में भी संगी और असंगी का बंटवारा है। जो संगी है, बैल है, गाय है, शेर है, जो है ना संगी है, वो भी विचार कर सकता है जैसा। तो इतने सारे जीव विचार करने की शक्ति वाले हैं, तो क्या सभी सही विचार करते हैं? तो फिर यहां ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो है, फिर भी इनके मिथ्या ज्ञान है, तो उसका कारण क्या है? यहां से बात टोडर मल्ली साहब ने उठाई। क्या बात कही? बात पकड़ में आ गई आपको कि यहां असंगी जीव तक का तो कारण अगर आप एक कहो उसको, एक ज्ञानावरण को, तो हम मान सकते हैं, लेकिन संगी जीव में ये कारण आपका पूरा का पूरा नहीं घटता है। इसके लिए कोई दूसरा कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाजी या नाजी, आप में तो कौन बोल देगा ये बात? जो अभी अपन ने बताई, क्या बात समझ में आई आपको? ताकत तो सब में है, लेकिन सब सम्यक ज्ञानी हो ऐसा जरूरी नहीं। ओके, है ना? संगी जीव सब में ये ताकत तो है क्या कि जीवादि 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ जान सकता है, उसकी पर्याय में योग्यता है, पर्यायगत योग्यता है, लेकिन ऐसा होने पर भी सभी सम्यक ज्ञानी है ऐसा नहीं। और असंगी जीव तक तो उसकी पर्याय में योग्यता नहीं है, तो वो तो नियम से सब अज्ञानी है, वो तो ताकत ही नहीं, तो क्या जाना है? बात पकड़ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ऋतु भाभी जी बात समझ में आ गई? अब प्रश्न ये है कि जब इनके पास ताकत है तो फिर कारण क्या है कि कोई सम्यक ज्ञानी है और कोई मिथ्या ज्ञानी है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो सम्यक ज्ञानी होगा। अब प्रश्न यह है कि 7 तत्व का सिद्धांत कौन जीव कर सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि जो भी संगी जीव है सब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि उनमें सबकी ज्ञान की पर्याय में इतनी योग्यता है कि यदि वो विचार करना चाहें और सही सिद्धांत करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं करते हैं? तो फिर ज्ञान को कारण नहीं कह सकते हो, कोई दूसरा कारण ढूंढो, क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम तो सबका है। हाँ, तो वो अभी पुरुषार्थ करेगा, वो तो पुरुषार्थ की तरफ से कथन है। अभी तो यहाँ निमित्त कारण ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का
कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान सभी मिथ्या होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। यदि 7 तत्व का अभी सिद्धांत की तरफ से कहे तो 7 तत्व का यथार्थ सिद्धांत करने वाला सम्यक ज्ञानी और अयथार्थ सिद्धांत है वो मिथ्या ज्ञानी। अभी शिष्य ये कह रहा है कि मिथ्या ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी का बंटवारा आप ज्ञानावरण के आधार से कर दो। अब आप करो जैसे आप ज्ञानावरण के किसको मिथ्या ज्ञानी कहेंगे, ज्ञानावरण करेंगे। शिष्य ये कह रहा है, वो ये बात तो मान रहा है, वो यूं कह रहा है बंटवारा ज्ञानावरण की तरफ से करो आप। अब आप कैसे करोगे बंटवारा कि जिसके ज्ञानावरण का क्षयोपशम है इस जाति का वो सब सम्यक ज्ञानी, ऐसा कह सकते हो क्या आप? नहीं कह सकते हैं। तो ज्ञान की तरफ से बंटवारा चलेगा क्या यहां पर? प्रश्न समझ में आया ना? पेज है ये पेज, ये पेज फंसा हुआ है ना, इसलिए तो अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। क्योंकि ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक चक्कर रहेगा। अभी मैं तेजी से पढ़ दूं और निकल जाऊं तो पढ़ाई तो हो जाएगी आपकी और लगेगा भी हमने चौथा अधिकार पढ़ लिया, लेकिन यार क्या कहना चाह रहे हैं वो बात पकड़े में नहीं आएगी यार। बिल्कुल सम्यक ज्ञानी है। हाँ, जिसको 7 तत्व का जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत है वो सम्यक ज्ञानी, और जिसको नहीं है वो मिथ्या ज्ञानी। ठीक है, अब टोडरमल साहब ने उसका बंटवारा किया है दर्शन की तरफ से कि मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान क्या है? मिथ्या, और सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान सम्यक। शिष्य कह रहा है कि आप बंटवारा ज्ञानावरण की तरफ से करो, या ज्ञानावरण के क्षयोपशम को कहो मिथ्या ज्ञान का कारण, सम्यक ज्ञान का कारण, या ज्ञानावरण के उदय को कहो। आप दर्शन की तरफ से क्यों करते हो? शिष्य ये कह रहा है। अब आप बांटो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को ज्ञानावरण की तरफ से, कैसे बटेगा? नहीं देखो, ये तो गड़बड़ी देता। उगाड़ तो संगी जीवों के सबके हैं। नहीं, बिल्कुल मिथ्या दृष्टि, इवन ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का क्षयोपशम सम्यक दृष्टि से ज्यादा भी हो। तो वही शिष्य कह रहा है कि आप ज्ञान की तरफ से बंटवारा करो, और टोडरमल साहब कह रहे हैं ज्ञान से बंटवारा नहीं होगा। हाँ, बंटवारा दर्शन से करेंगे। ये तो पेज फंस रहा है। अरे आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आधी आ जाए। ऐसा हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा हो, सम्यक दृष्टि के ज्ञान का क्षयोपशम कम हो, संभव है ना? अपने पास उदाहरण है शिवभूति मुनिराज का, उदाहरण है अपने पास शिवभूति मुनिराज का। ठीक है ना? तो पॉसिबल है। अब आप क्षयोपशम से अगर कहोगे कि अधिक क्षयोपशम वाला सम्यक दृष्टि, तो वो बात नहीं चलेगी है, और कम क्षयोपशम वाला तो फिर सम्यक दर्शन में। तो उदय को कहोगे तो उदय से तो वैसे ही ज्ञान का अभाव होता है, तो बंटवारा किससे करना? तो बोले बंटवारा तो इधर से होगा, किधर से होगा? दर्शन की तरफ से होगा। तो अब आप जब दर्शन से बंटवारा करो तो मुझे तरीका तो बताओ कि कैसे होता है, ये समझाओ आप। टोडरमल जी साहब शिष्य बोल, आपने दर्शन से बंटवारा किया तो मुझे यहाँ समझाओ ना कि मिथ्या दृष्टि के कैसे गड़बड़ी होती है और सम्यक दृष्टि के कैसे गड़बड़ी होती है। क्षयोपशम दोनों का है, जानने की ताकत दोनों की है, तब मिथ्या दृष्टि क्या करता है और सम्यक दृष्टि क्या करता है, ये समझाओ हमारे। बात पकड़ में आती है? है ना पेज? अभी घर में आप कम से कम 1 घंटा सब आज बिल्कुल निवृत्त रह के बैठना, और ये 1.5 पेज पढ़ रहे हैं बस। इसमें ये खुलासा और भी मिथ्या ज्ञान का प्रकरण यहाँ पर इस अधिकार में पूरा। ये 1.5 पेज है, आपको बराबर अपने को समझना है कि क्या समझना है कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम कहाँ घटाया है, ज्ञानावरण का उदय कहाँ घटाया है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे घटता है, ये बात अपने को अच्छे से समझनी है। ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। थोड़ी सी मेहनत आप घर में करोगे तो फटाफट अपन आगे चलेंगे, बढ़ जाएंगे, प्रकरण आगे चल जाएगा। यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ रही है ना आपको? ठीक।